नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुंबई में इंडियन नेवी डॉकयार्ड पर मंगलवार को युद्धपोत आईएनएस रणवीर के इंटरनल कंपार्टमेंट में ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट में इंडियन नेवी के 3 जवान शहीद हो गए, जबकि 11 जवान जो हैं वो घायल हो गए हैं। फिलहाल घायल जवानों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इंडियन नेवी ऑफिशियल्स के मुताबिक आईएनएस रणवीर ईस्टर्न नेवल कमांड से क्रॉस कोस्ट ऑपरेशनल डिपार्टमेंट पर निकला हुआ था और आपको बता दें कि और जल्द ही ये जो है बेस पर लौटने वाला था। हालांकि इस बीच ब्लास्ट हो गया। हालांकि ब्लास्ट के कारणों की जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। मामले की जांच के लिए एक बोर्ड ऑफ इंक्वायरी तैनात किए जाने के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि ब्लास्ट के बाद कंपार्टमेंट में आग लग गई। हालांकि कुछ ही समय बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन धमाके की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है और मामले को लेकर कोलाबा पुलिस ने एक्सीडेंटल थ्रेड रिपोर्ट जो है वो दर्ज की है, लेकिन धमाके की जांच सिर्फ नेवी ही करेगी। धमाके में जहाज को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। घटना के तुरंत बाद ही बचाव कार्य जो है उसको शुरू किया गया था। आईएनए के रणवीर, आपको बता दें कि आईएनएस रणवीर भारतीय नौसेना के राजपूत श्रेणी के 5 विनाशक जहाजों में से चौथा है और ये जो जहाज को 21 अप्रैल 1986 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। इसके हथियारों में सतह से सतह और सतह से हवा में मारकर बड़ी वाली मिसाइलें जो हैं और विमान भेदी मिसाइल रोधी बंदूकें, टारपीडो और पनडुब्बी रोधी रॉकेट लॉन्चर शामिल हैं। तो आपको बता दें कि आईएनएस रणवीर युद्धपोत में इसमें ब्लास्ट हुआ है। हालांकि ब्लास्ट से ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इसमें क्षतिग्रस्त ये हो गया है और इसमें हादसे में 3 जवान जो हैं वो शहीद हो गए हैं। इसके अलावा कई अन्य घायल भी हो गए हैं। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया इलाज के लिए और वहीं ब्लास्ट की जो जांच है वो नेवी ही करेगी। इसके लिए जांच टीम का भी गठन किया गया है। तो आपको बता दें आईएनएस रणवीर युद्धपोत में ब्लास्ट हुआ है और अब इसकी जो जांच है वो की जाएगी। अब महाराष्ट्र की खबर है। महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं। वहीं इस मामले पर भंडारा में हमारे संवाददाता सरवर शेख ने उनसे खास बातचीत की। गाली भी दे सकता हूँ, इसको लेकर के बीजेपी काफी आक्रामक हो चुकी है। इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं मोदी हमारे इधर एक टोकन नाम का आदमी है, वो गांव का बदमाश है, उस एरिया का बदमाश है, उसके बारे में बात कर रहा था। मैं नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के बारे में नहीं बोला, इसका स्पष्टीकरण भी मैंने ऑलरेडी दे चुका हूँ। लेकिन बीजेपी प्रधानमंत्री पद की जो गरिमा को मट्टी मिला रही है, उसके विरोध में अब कांग्रेस भी एग्रेसिव होगी और प्रधानमंत्री पद कितना बड़ा महत्व का होता है इसकी मालूमात जिन लोगों ने देश को आज़ादी मिलाई, जिस कांग्रेस ने देश को सुई से लेकर रैकेट तक इस कांग्रेस ने इस देश में दिया, उस कांग्रेस को प्रधानमंत्री पद की गरिमा पता है। बीजेपी लेकिन गली के राजकारण में प्रधानमंत्री का नाम लेकर और उनके नाम से बाउंडर खड़ा कर जिस तरह से महाराष्ट्र को अस्थिरता लाने का काम कर रहे हैं, उसके विरोध में, बीजेपी के नेताओं के विरोध में और उनके कार्यकर्ताओं के विरोध में कांग्रेस भी प्रधानमंत्री के अवमान के कारण इनके ऊपर गुने दाखिल करेगी। बीजेपी का ये भी कहना है कि नाना पटोले यह आक्रामक रवैया अपना रहे हैं, जिसका खामियाजा कांग्रेस पक्ष को भी भुगतना पड़ सकता है। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखो, मैं आक्रामकता, गुंडों के लिए आक्रामकता रखना ही पड़ेगा। इनका जैसे नीरव मोदी और ललित मोदी के बारे में बीजेपी का जो सॉफ्ट रवैया है, जो देश को लूट के चले गए हैं और ये ऐसे बदमाश लोगों को अगर वो सपोर्ट करते हैं तो वो बीजेपी का है। लेकिन जो बदमाश लोग हैं उनके बारे में आक्रामकता रखना ही पड़ेगा और उसके लिए उसकी आक्रामकता जो है वो लोगों के हित के लिए है और इसलिए कांग्रेस को कोई भी खामियाजा भुगतना नहीं पड़ेगा।
महाराष्ट्र में कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। कोरोना केसेस में यहां लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में करीब 40,000 नए केस यहां सामने आए हैं, जबकि सोमवार की अगर बात करें तो सोमवार को करीब 30,000 कोरोना मरीज जो है वो एक दिन में मिले थे। वहीं पिछले 24 घंटे में 53 लोगों की कोरोना से मौत भी हो गई है। हालांकि ओमिक्रॉन के मामले में जरूर राहत मिली है। और आपको बता दें कि सोमवार को ओमिक्रॉन के 122 केस सामने आए थे, लेकिन मंगलवार को ओमिक्रॉन का एक भी केस सामने नहीं आया। मुंबई में कोरोना के 6,149 नए केस सामने आए। साथ ही 12,810 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कोरोना के नए मरीज से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या दोगुनी हो गई है। और ये जो है ये राहत की बात है। महाराष्ट्र में पिछले 2 दिन से कोरोना के केस लगातार कम आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि कोरोना जो है उसने लोगों को डरा रखा था, लेकिन महाराष्ट्र के लोगों के लिए राहत की बात है कि महाराष्ट्र में जो कोरोना के केस हैं वो लगातार अब कम आ रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे। रायगढ़ जिले में पुलिस अधीक्षक अशोक दुगे समेत 11 पुलिस अधिकारी जो हैं वो कोरोना संक्रमित हो गए हैं, कोरोना की चपेट में आ गए हैं। महाराष्ट्र में तीसरी लहर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। रायगढ़ जिले में भी कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो तेजी से बढ़ रही है। एसपी अशोक समेत 11 पुलिस अधिकारी और 104 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिसके बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। एसपी कार्यालय समेत सभी थानों में संदिग्ध पुलिसकर्मियों की चेकिंग हो रही है, उनका टेस्ट कराया जा रहा है कि कहीं और कोई कोरोना पॉजिटिव तो नहीं आया। तो आपको बता दें कि कोरोना की जो रफ्तार है उसने अब पुलिस स्टेशन में पुलिसकर्मियों को भी पकड़ लिया है। और अब जो 115 पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर संक्रमित रायगढ़ में पाए गए हैं, उसमें एसपी का भी नाम शामिल है। तो आपको बता दें कि कोरोना की चपेट में आ गया है रायगढ़ पुलिस स्टेशन पुलिस, और यहाँ पर 115 जो पुलिस कर्मी हैं वो कोरोना संक्रमित हुए हैं। इसके अलावा एसपी भी कोरोना संक्रमित हैं। और इसके बाद लगातार टेस्टिंग जो है वो की जा रही है ताकि बाकी और जो पुलिसकर्मी हैं जो संक्रमित हैं उनका पता चल सके और इस संक्रमण के जो स्पीड जो हो रही है उसको रोका जा सके। और एसपी दफ्तर और थानों में इसको लेकर टेस्टिंग लगातार की जा रही है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 499 पुलिसकर्मी संक्रमित हो गए हैं, जिनमें से 95 अधिकारी उनमें शामिल हैं। आपको बता दें कि एक अधिकारी ने कहा कि इस समय महाराष्ट्र में 821 पुलिस अधिकारी हैं और 3,296 जो हैं वो संक्रमित जो हैं विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं पुलिसकर्मी, और कुछ घरों में हैं। तो आपको बता दें कि अधिकारी के अनुसार मार्च 2020 में कोरोना वायरस महामारी शुरू होने के बाद से राज्य में संक्रमित पुलिसकर्मियों की जो कुल संख्या है वो 5,854 हो गई है। आपको बता दें कि राज्य में कांस्टेबल से लेकर सहायक उप निरीक्षक दर्जे तक के कुल 40,995 जो पुलिसकर्मी हैं वो संक्रमित पाए गए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि अब तक महाराष्ट्र पुलिस बल के 86 अधिकारी और 459 कर्मियों की कोविड से मौत हो चुकी है। और अधिकारी के अनुसार अकेले मुंबई में 10,666 पुलिसकर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। तो आपको बता दें कि कोरोना का जो कहर है वो लगातार जारी है। 499 पुलिसकर्मी संक्रमित हो चुके हैं इससे, और महाराष्ट्र पुलिस में जो 86 अधिकारी हैं वो संक्रमित हुए हैं। तो कोरोना की जो रफ्तार है वो लगातार बढ़ती जा रही है और इससे पुलिसकर्मी भी संक्रमित हो रहे हैं। पुलिस विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी इससे छूटे नहीं रह पा रहे हैं, वो भी इससे संक्रमित हो गए हैं। आपको बता दें कि 95 अधिकारी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। कोरोना महामारी की तीसरी लहर के बीच मुंबई शहर में एक अच्छी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने बताया कि 27 जनवरी से स्कूल को दोबारा से खोला जा सकता है। जानकारी के अनुसार बीएमसी इसके लिए तैयारियां शुरू बीएमसी ने कर दी हैं। महाराष्ट्र सरकार ने नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं। राज्य में सभी स्कूल कॉलेज 15 फरवरी तक बंद करने के ऐलान कर दिया गया था। साथ ही
रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू है। रात में एक साथ 5 से ज़्यादा लोगों के निकलने पर भी पाबंदी है। दरअसल मुंबई में बीते 5 दिनों से कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। कोरोना के नए मामलों का जो आंकड़ा है 20,000 से घटकर 5,000 आ चुका है। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मुंबई शहर में कोरोना की तीसरी लहर जो पीक थी वो खत्म हो चुकी है। धीरे धीरे ये मामले और भी कम होते जाएंगे और जिसके बाद 27 जनवरी से मुंबई में स्कूलों को दोबारा खोला जा सकता है। तो कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं, गिरावट देखी जा रही है कोरोना केसेस में, जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है और 27 जनवरी से मुंबई में दोबारा स्कूलों को खोला जा सकता है। तो आपको बता दें कि पहले जो औसतन मामले हैं वो 5,000 आ रहे थे, लेकिन अब इन मामलों में जो है कमी दर्ज की गई है। आगे बढ़ेंगे। गोवा विधानसभा चुनाव को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने अपने ही सहयोगी दल कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि एनसीपी और शिवसेना ने गोवा में भी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की पहल की, लेकिन कांग्रेस ने गठबंधन से इनकार कर दिया। शायद कांग्रेस को लगता है कि गोवा में कांग्रेस खुद के दम पर सरकार बना लेगी। इसी वजह से कांग्रेस ने गोवा में एकला चलो का नारा दिया है। राउत ने कहा कि महाविकास अघाड़ी पैटर्न गोवा में दोहराने का हमारी तमाम कोशिशें नाकाम रही हैं। आपको बता दें कि गोवा में शिवसेना ज्यादा सीटों पर अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगी। राउत ने कहा कि गोवा में कांग्रेस और बीजेपी के बीच लड़ाई है। गोवा में तृणमूल कांग्रेस 40 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो मुझे लगता है कि ये गिरने वाली ही चीज, उनका सम्मान रहना चाहिए, चाहे आप भाजपा को उम्मीदवार उसको बनाए या न बनाए, लेकिन पर्रिकर का सम्मान गोवा में रहना चाहिए। हाँ ठीक है, अगर खिचड़ी पकती है तो खिचड़ी में से कोई एक, चाहे हल्दी हो, चाहे कड़ी पत्ता हो, चाहे और कुछ हो, वो हम और एनसीपी जरूर होंगे। महाराष्ट्र में नगर पंचायत चुनाव के लिए मतदान मंगलवार को संपन्न हुए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद यहां पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के बगैर संपन्न हुए हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 106 नगर पंचायतों के लिए हुए चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को अब तक बढ़त हासिल हुई है और एनसीपी 24 नगर पंचायतों में जीत हासिल कर चुकी है, जबकि बीजेपी 22 नगर पंचायतों में जीत के साथ दूसरे नंबर पर है। कांग्रेस ने 18 नगर पंचायतों में जीत हासिल की है, जबकि शिवसेना को 14 नगर पंचायतों में जीत मिली है और 106 नगर पंचायत के साथ भंडारा और गोंदिया जिला परिषदों के 23 और उसके अंतर्गत आने वाली पंचायत समितियों की 45 सीटों पर हुए चुनाव के परिणामों की भी घोषणा की जानी है। तो आपको बता दें एनसीपी 24 नगर पंचायतों में जीत मिली है। नगर पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि नगर पंचायत चुनाव में बीजेपी को शानदार जीत मिली है। चंद्रकांत पाटिल का दावा है कि बीजेपी राज्य में नंबर 1 की पार्टी है। साथ ही चंद्रकांत पाटिल ने महाविकास अघाड़ी को एक एक करके लड़ने की खुली चुनौती उन्होंने दी है। चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि राज्य में नगर पंचायतों के नतीजे घोषित किए जा रहे हैं और 7 नगर पंचायतों के नतीजे कल घोषित किए जाएंगे। इनमें से 93 नगर पंचायतों के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं। ये नगर पंचायत की पूर्ण जीत से साबित हो गया है। आगे उन्होंने बोलते हुए कहा कि महाविकास अघाड़ी को खुली चुनौती उन्होंने दी है कि वे एक एक करके लड़ें और फिर देखें कि किसके पास कितनी ताकत है। तो आपको बता दें उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है नंबर 1 पार्टी है। इसके अलावा उन्होंने चुनौती भी दी है। उन्होंने कहा कि एक एक करके लड़के देखें कि किसके पास कितनी ताकत है। लोग बीजेपी को पसंद करते हैं, ये भी उन्होंने कहा। सांगली नगर निगम उपचुनाव में कांग्रेस के तौफिक शिकालकर ने जीत हासिल की है। उन्हें 7,429 वोट मिले हैं। बीजेपी प्रत्याशी अमोल गवली को 3,434 वोट मिले हैं। वहीं कांग्रेस के बागी निर्दलीय उम्मीदवार सुरेश सावंत तीसरे और शिवसेना के महेंद्र चांडेला चौथे स्थान पर हैं। सावंत को 587 वोट मिले हैं, जबकि चांडेला की अगर बात करें तो उनको 535 वोट मिले हैं। तो आपको बता दें कि नगर उपचुनाव में कांग्रेस को जीत हासिल हुई है।
मुंबई उच्च न्यायालय का एक अहम फैसला सामने आया है। आपको बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने 1996 के बाल हत्याकांड के आरोपी सीमा और रेणुका गावित को फांसी उनकी रद्द कर दी है। जानकारी के अनुसार 900 बच्चों की हत्या के मामले में फांसी की सजा को उम्र कैद में बदला गया है। आपको बता दें कि फांसी देने में देरी होने पर सवाल करते हुए दोनों बहनों ने फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील करने की अपील की थी। इसे मानते हुए मुंबई उच्च न्यायालय ने दोनों के लिए उम्र कैद की सजा सुना दी है। आपको बता दें कि 2001 में सत्र न्यायालय ने सीमा गावित और रेणुका शिंदे को फांसी की सजा सुनाई थी। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने भी सत्र न्यायालय के फैसले को ही सही ठहराया था और इसके बाद तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी फांसी पर माफी न देते हुए सजा दिए जाने के आदेश पर मुहर लगाया था और लेकिन अब फांसी की सजा देने के फैसले के बाद इसे अमल में लाने में देरी हो गई, जिसकी वजह से बहनों ने कोर्ट में दोनों बहनें चली गईं और इस पर मुंबई उच्च न्यायालय ने अब फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील करने का फैसला सुनाया है। तो आपको बता दें कि 9 बच्चों की हत्या के आरोपी थे ये। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर औरंगाबाद के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जिसके बाद मामले की शिकायत पर करने वालों पर उनसे काम को निकाल दिया गया। उन लोगों को जिन्होंने शिकायत की थी, इस खबर को न्यूज़ वन इंडिया ने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद खबर का असर देखने को मिल रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मण देशमुख ने भी माउली संस्था पर आरोप करते हुए कहा कि केंद्र संचालन लखमले दाम्पत्य के साथ साथ महिला बाल विकास अभियान के कई अधिकारी भी इसमें शामिल हैं, जिसके सपोर्ट के चलते इतने बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है। तो आपको बता दें कि न्यूज़ वन इंडिया की खबर का असर हुआ है। वहाँ हाजिरी के ऊपर 14 लोग की हाजिरी बताई जाती है। अब एक्चुअली वो मैं जितने बार भी गया आज तक, वहाँ सिर्फ 4 लोग 5 लोग काम करते हैं। वहाँ महिला को पीने को पानी नहीं रहता। ये मैंने पहली बार जिला महिला बाल अधिकारी को जाके बताया कि सर ऐसा ऐसा है, तो अभी तक उन्होंने कोई भी बात की कंप्लेंट की यही नहीं किया, इंक्वायरी किया नहीं। फिर सेकंड कंप्लेंट किया, फिर मैं कंप्लेंट करते गया, मेरे को पुलिस केसेस मेरे पर करना चालू किया। उसके बाद में मेरे पर 2-3 बार झूठे केसेस दाखिल किया। फिर पैसे का लालूच बताया गया, वो भी मैंने मीडिया के सामने लाया। सब मिलके ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। गवर्नमेंट का जो पैसा है, ये एक सादी संस्था नहीं डुबा सकती इतना पैसा, उस संस्था की हिम्मत होती नहीं। इसमें गवर्नमेंट के अधिकारियों का भी 100% हाथ है। मुंबई के सबसे बड़े सरकारी KEM अस्पताल के GS मेडिकल कॉलेज में 24 साल के एक दलित छात्र के साथ रैगिंग और जातीय टिप्पणी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए छात्र की शिकायत को दर्ज कर लिया है और छात्र पर 17 और 2 हॉस्टल वार्डन के खिलाफ जो है पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, FIR दर्ज कर ली है। 14 जनवरी को केस दर्ज होने के बाद भी किसी की गिरफ्तारी नहीं होने से दलित संगठन नाराज है। जाति अंत संघर्ष समिति और दलित पैंथर सुपूर्ण महोत्सव समिति के KEM अस्पताल के सामने मौन आंदोलन उन्होंने किया। महाराष्ट्र के हिंगोली के रहने वाले छात्र सुगत भारत का आरोप है कि पिछले 3 सालों से उसके रूममेट और अन्य छात्र लगातार उसको परेशान कर रहे हैं। कई मौके पर उनकी बातें ना सुनने पर उसे मारने की भी कोशिश की गई। आरोप उसने ये भी लगाया है कि हॉस्टल के 2 वार्डन और डीन जो हैं, इसकी शिकायत के बाद भी आरोपी छात्राओं से और छात्रों से उन पर कोई कार्रवाई नहीं की है उन्होंने। तो आपको बता दें महाराष्ट्र की आर्थिक राजधानी मुंबई में पुलिस ने गे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने रेड कर मौके से 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ये गैंग बीते कई महीने से ऑनलाइन डेटिंग गे ऐप ग्राइंडर के जरिए ये रैकेट चला रहा था और लोगों को ब्लैकमेल भी करता था। जांच में सामने आया है कि इनके क्लाइंट्स में कई हाई प्रोफाइल लोग भी शामिल हैं। वहीं पुलिस इन युवकों की गिरफ्तारी के बाद हाई प्रोफाइल लोगों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। पूरा मामला मुंबई मालवानी पुलिस स्टेशन इलाके का है, जहां आरोपियों ने एक कंपनी के अकाउंटेंट के तौर पर काम करने वाले 23 साल के एक शख्स को गे डेटिंग ऐप के जरिए अपने जाल में फंसाया था। इस दौरान उससे हर घंटे के हिसाब से 1000 रुपए की मांग की गई थी।
मुंबई में बॉलीवुड एक्टर फरदीन खान कोरोना संक्रमित हो गए हैं। कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दी है। उन्होंने लिखा कि मेरा कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है, सौभाग्य से मैं जो उन्होंने इसके साथ ये भी लिखा कि लोगों को मामूली लक्षण दिखने पर लोगों को कोरोना की जांच करवाने की अपील उन्होंने की है। साथ ही उन्होंने बच्चों के ख्याल रखने की भी अपील लोगों से की है। तो कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को दी है। टीवी एक्टर शाहिर शेख के पिता कोरोना संक्रमित हो गए हैं। शाहिर शेख ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर शेयर कर फैंस को इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सीवियर कोविड इन्फेक्शन होने के कारण उनकी हालत जो है क्रिटिकल है और उन्हें अस्पताल में वेंटिलेटर पर रखा गया है। साथ ही उन्होंने फैंस को भी अपने पिता की सेहत के लिए दुआ करने की अपील की है। शाहिर शेख ने अपने पिता की एक फोटो शेयर कर लिखा है कि मेरे डैड वेंटिलेटर पर हैं, वो कोविड इन्फेक्शन से जूझ रहे हैं। उनकी इस पोस्ट के बाद फैंस समेत सेलेब्स भी उनको कमेंट करके उनके पिता के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में फिल्म लुका छुपी 2 की शूटिंग कर रहे एक्टर विक्की कौशल ने इंदौर के छावनी इलाके में स्कूल कंपाउंड में क्रिकेट मैच खेला। जानकारी के अनुसार मंगलवार को लुका छुपी 2 की शूटिंग नसिया इलाके में हुई थी और शूटिंग से फुर्सत मिलने पर विक्की ने मैदान में ही जो प्रोडक्शन टीम है उसके साथ क्रिकेट मैच खेलना शुरू कर दिया। एक्टिंग के साथ विक्की कौशल काफ़ी अच्छी क्रिकेट भी खेलते हैं। वो काफ़ी देर तक मैदान पर डटे रहे। बता दें कि लुका छुपी 2 में विक्की के अपारा अली खान हैं और विक्की और सारा को फिल्म में मिडिल क्लास फैमिली का बताया गया। आपको बता दें कि विक्की योगा टीचर और सारा टीचर की भूमिका में होंगी इस फिल्म में। दोनों फिल्म में अपना अपना जो खुद का किरदार उसको अच्छे से निभाते नजर आ रहे हैं। दोनों फिल्म में अपना खुद का घर खरीदने की कोशिश भी करते नजर आएंगे। फिल्म के कुछ शॉट्स उज्जैन में भी फिल्माए गए हैं। शेयर बाजार में लगातार गिरावट देखी जा रही है। शेयर मार्केट आज दूसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। कारोबार के अंत में BSE सेंसेक्स 1.08% की गिरावट के साथ 60,098 पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी की अगर बात करें तो 174 अंक लुढ़क कर 17,938 पर बंद हुई है। और एशियन पेंट, श्री सीमेंट समेत कई कंपनियों के शेयर में भी भारी गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। वहीं टाटा मोटर्स, SBI और कोल इंडिया टॉप पर जो है वो रहे हैं। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।